दिक्कत बेटा ये होती थी कि वो अंग्रेजों का नुमाइंदा होता था और वो जाकर के जिन राज्यों में बैठता था ना, जिनसे सहायक संधि होती थी, वहां एक तरीके से विदेश के मामले, संचार के मामले, सेना के मामले सब उसके हाथ में आ जाते थे और वो एक तरीके से राजा या नवाब के ऊपर बैठा दिया जाता था, हर गतिविधि पे नजर रखता था और वहां से जो है ना सेना का प्रबंध और तमाम सारी चीजों का इंतजाम भी करता था। चलो अब आ जाओ, अब शुरू करते हैं। पार्टी में तुम सबको खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारा आशीर्वाद। मैं तो चाहता हूं कि कभी ऐसा हो जाए ना, हम लोग चमत्कार कर दें कि पूरा का पूरा बैच आईएएस बन जाए। ठीक, चलो गूगल पे कर दे विद्यासागर, तो तुम गुरु दक्षिणा देने के बाद गुरु से दक्षिणा लेने लग जाओगे। हाँ चलो अब आ जाओ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पर। और जैसा मैंने कहा था कि बिल्कुल अब कोई बातचीत नहीं, हम लोग सीधे सीधे अब क्रांति करेंगे और अब क्रांति करने कहां चलेंगे? फ्रांस में। ठीक है, तो अब क्रांति होगी फ्रांस में, हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रांस की, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मैप से ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फ्रांस आप सब जानते हो कि यूरोप के अंदर हो, ठीक है ना, यूरोप के अंदर। अब पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। हैप्पी बर्थडे सबकी ओर से मैंने लिया, सबको बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, रेजिडेंट बेटा उन प्रांतों में होता था चांदनी जहां पर सहायक संधि प्रथा जो है होती थी। ठीक है, बाकी जगहों पर तो प्रत्यक्ष शासन होता था, तो वहां पर गवर्नर ही बैठा हुआ, वहां रेजिडेंट नहीं होता था। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति। अब फ्रांस यूरोप के अंदर एक देश है और फ्रांस का जिक्र अमेरिका के संदर्भ में यह आया था कि फ्रांस के जो दार्शनिक थे वो जो कुछ भी लिख पढ़ रहे थे उसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा था पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया में। और अमेरिकी क्रांति के समय कुछ लोग फ्रांस से गए क्योंकि फ्रांस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन कर रहा था, और एक लाफायत नाम के एक व्यक्ति तो गए और उन्होंने वहां पर फ्रांस की ओर से अमेरिका की जनता के साथ लड़ाई भी लड़ी। तो यानी दोनों कनेक्टेड एक तरीके से हैं। चेतना का कोई क्षेत्र नहीं होता। अच्छा विचार अगर फ्रांस में पैदा हुआ तो वो फैल जाएगा और वो अमेरिका तक पहुंचा, तो अमेरिका में क्रांति का जो विचार है वो यूरोप तक भी पहुंचेगा। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब क्रांति होती है तो क्रांति किन्हीं परिस्थितियों में होती है ना, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसके खिलाफ क्रांति होती है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझ लेना क्योंकि तुम लोगों को समझना ही है विश्लेषण की दृष्टि से। तो क्रांति पूर्व यानी क्रांति से पहले उस फ्रांस की विशेषता क्या है, क्रांति पूर्व फ्रांस की विशेषता क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। क्रांति से पहले फ्रांस किस प्रकार का हुआ करता था। फ्रांस में था एक चीज जो कहलाती थी निरंकुशता। निरंकुशता, निरंकुशता का मतलब है कोई अंकुश नहीं है। हाथी को जो महावत ऊपर से कंट्रोल करता है ना, वो उसके यहां जो है जिसको हम लोग यहां पीछे जो है लोअर बैक हेड कहते हैं, वहां पर वो हिट करता रहता है एक इस तरीके की चीज से। ठीक है, उसको कहते हैं अंकुश। ये नुकीली चीज होती है और ये वाला इलाका हाथी का बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उस जगह पर ये महावत अंकुश लगाता रहता है। ठीक है ना, अंकुश लगाता रहता है। और उस अंकुश को ही बाद में कहा जाने लगा किसी भी तरीके का नियंत्रण स्थापित करना। तो यहां पर क्या है, कोई नियंत्रण नहीं, निरंकुश है। तो ये क्या है, निरंकुश का मतलब है राजतंत्र और निरंकुशता। निरंकुश राजतंत्र इसको कहने लग गए। ठीक है, यानी निरंकुश राजतंत्र, राजा के ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। यह पहली एक विशेषता है किसकी, यहां पर क्रांति के पहले के फ्रांसीसी समाज की। यानी क्या हुआ, निरंकुश राजतंत्र। दूसरी चीज क्या हुई, समाज कैसा है, समाज के साथ समस्या क्या है कि समाज है सामंती। ठीक है, सामंती, और सामंती समाज को सामंतवादी समाज कह रहे हैं। ठीक है, सामंत बड़े बड़े ऐसे लोग जो एक तरफ राजा से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, विशेषाधिकार क्या होता है, विशेषाधिकार का मतलब होता है भाई विशेष अधिकार, संधि विच्छेद कर दो, विशेष अधिकार। तो ऐसे लोगों को जो राजा से जुड़े हुए हैं वो पारंपरिक रूप से सामंतवादी हैं, यानी सरदार हैं, बड़े बड़े छत्रप हैं, अपने इलाकों में बड़ा दबदबा रखते हैं, तो उनको बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो क्या हो गया, इस विशेषाधिकार में जो है सामंत भी है और कुछ धार्मिक लोग भी हैं, जहां विशेषाधिकार आ जाता है। ठीक है, और तीसरी जो चीज है वो जिसका ये निर्माण कर देते हैं वो क्या हो जाती है, वो कहलाती है सामाजिक स्तरीकरण। तो ये दो बातें तुमको समझ में आ गई कि क्रांति फ्रांसीसी जो क्रांति है वो हो रही है 1789 में। 1789 की इस क्रांति के पहले यूरोप में और विशेष तौर पर यहां फ्रांस में स्थिति यही है कि राजतंत्र है जो निरंकुश है, इसलिए वो निरंकुश राजतंत्र है, और सामंतवादी समाज है जो विशेषाधिकारवादी समाज है। अब यहां पर क्या होगा, यहां से बन जाता है एक सामाजिक सोपान। सामाजिक सोपान, सोपान का मतलब क्या होता है, सीढ़ी। ठीक है, जैसे कहेंगे सोपानात्मक व्यवस्था, यानी सीढ़ियां ऐसे ऐसे बना दी, ये सोपान है। तो सामाजिक सोपान क्रम बन जाता है
और जो ये पूरा सामाजिक सोपान क्रम है वो राजा के की इच्छा से यहां पर स्थापित हो गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे राजनीतिक सामाजिक सोपान क्रम। और कुल मिला के इसको फ्रांस में कहते हैं प्राचीन शासन। ठीक है, अब फ्रांस में प्राचीन शासन नहीं कहते थे, वो हिंदी अनुवाद है, उसको कहा जाता था एंशिएंट रिजीम। एंशिएंट रिजीम, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज क्या हुई कि इसको लिखना है, फ्रांसीसी क्रांति 1789, हेडिंग डालो जरा, फ्रांसीसी क्रांति 1789, हेडिंग डालो। पहला पॉइंट लिखो, पहले इसको बना लो एक बार। ठीक, क्यू में 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, एक दिन में टारगेट है कि एक टॉपिक हम आपका जरूर खत्म करें, वरना कितना वर्ड हिस्ट्री पढ़ोगे। लिखो, बना लिया इसको। विशेषाधिकार को प्रिविलेज कहते हैं, बिल्कुल कोमल। रिजीम का मतलब शासन, प्राचीन शासन, एंशिएंट रिजीम। ई है, ई है, ठीक है, ME बन गया। अब लिखो, पहला पॉइंट लिखो, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व, प्रिया मिलेगा बेटा टॉपिक वाइज सब मिलेगा, PPT नहीं मिला है, PPT के लिए जरूर मैं कहूंगा, PPT तो मिल जाना चाहिए। लिखो, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इसने फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप और विश्व पर अपना स्थायी प्रभाव डाला। ठीक है, अपना स्थायी प्रभाव डाला। फिर लिखो, क्रांति का अर्थ होता है, क्रांति का अर्थ होता है, जैसे हम लोग अक्सर यूज करते हैं ना, अरे बेटा तुमने तो क्रांति कर दी, तो क्रांति का मतलब होता है कि जो पहले नहीं था उसको जो है ना स्थापित कर देना, और जो पहले था उसको बदल देना। ठीक है, पहले जो ढांचा था उसको तोड़ के कुछ नई चीजें स्थापित कर दी आपने, ये क्रांति है। तो लिखो, क्रांति का अर्थ होता है किसी सामाजिक राजनीतिक, किसी सामाजिक राजनीतिक कौमा आर्थिक व सांस्कृतिक संरचना में मूलभूत और व्यापक परिवर्तन, मूलभूत और व्यापक परिवर्तन, जिसमें एक व्यवस्था का अंत होता है, जिसमें एक व्यवस्था का अंत होता है और नई व्यवस्था का जन्म होता है, नई व्यवस्था का जन्म होता है। इन अर्थों में फ्रांसीसी क्रांति को पूर्ण क्रांति भी कहा जाता है, पूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। अब देखो ये बात समझिए, पूर्ण क्रांति। अब पुरानी संरचना हमने कहा कि ये है, अगला पॉइंट लिखो, उसकी एक सब हेडिंग बनाओ, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज एवं राजनीति। एक सब हेडिंग बनाओ, क्रांति पूर्व फ्रांस का समाज एवं राजनीति। और उसमें पहला मतलब तुमने सब हेडिंग बनाई है तो सब हेडिंग के नीचे पहला पॉइंट, क्रांति का इंग्लिश रेवोल्यूशन होता है कोमल। ठीक है, लिखो, क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज और राजनीति, क्रांति से पूर्व फ्रांसीसी समाज और राजनीति को प्राचीन शासन या एंशिएंट रिजीम, ये ब्रैकेट में लिख लेना, प्राचीन शासन या एंशिएंट रिजीम कहा जाता था, यह व्यवस्था राजा की निरंकुशता, यह व्यवस्था राजा की निरंकुशता के चलते निरंकुश राजतंत्र कहलाती थी।
निरंकुश राजतंत्र कहलाती थी। पूर्ण विराम। निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत, निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत हजारों वर्षों से चली आ रही, हजारों वर्षों से चली आ रही सामंतवादी समाज व्यवस्था, सामंतवादी समाज व्यवस्था स्थापित थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजा तथा राजा कौमा कुलीन वर्ग तथा ठीक है, राजा कौमा कुलीन वर्ग तथा चर्च, यूरोप में चर्च है ना, क्रिश्चियन चर्च, उसका बड़ा दबदबा होता था प्राचीन और मध्यकाल में, तथा चर्च को विशेषाधिकार प्राप्त थे तथा आम जनता की भागीदारी नगण्य थी। आम जनता की भागीदारी नगण्य थी। अब लिखना, इस व्यवस्था को थ्री स्टेट सिस्टम या तीन स्टेट ही लिखना, इसको राज्य मत लिखना, ठीक है। थ्री स्टेट और स्टेट नहीं है ये, एक मिनट रुकना, इसको लिख लो, ये थ्री स्टेट ऐसे लिखना, स्टेट मत लिखना, ये वाला स्टेट हो जाता है राज्य, ठीक है, ये हो जाता है क्षेत्र, ठीक। इस व्यवस्था को पोप का शासन इटली के संदर्भ में ज्यादा समझ में आता है, यहां चर्च है। राधे। साक्षी का भी बर्थडे है आज, मेरा कल था, तो चलो साक्षी को बर्थडे, लेकिन मैंने सबको कह दिया। मुझे अच्छा लगता है कि किसी की जिंदगी का खास एक कोई दिन है तो सब लोग विश करें, लेकिन आराम से विश करना, ठीक। सारे लोग साक्षी को जल्दी जल्दी से, जो मैं सबकी तरफ से कह दे रहा हूं लेकिन तुम मानते नहीं हो, क्लास पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने जा रही है, ठीक है। थ्री स्टेट व्यवस्था कहा जाता था, थ्री स्टेट व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। अब एक पिरामिड बना लो और इसको जरा एक बार समझ लो। पिरामिड के शीर्ष पे कौन बैठेगा? जाहिर सी बात है भैया, शीर्ष पे तो बैठेगा राजा। ये जो पिरामिड है वो समाज है हमारा, फ्रांसीसी समाज है। ये जो पिरामिड दर्शा रहे हैं ये फ्रांसीसी समाज का पिरामिड है, और इस पिरामिड पे यहां पे बैठा है निरंकुश राजा, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण दूर दूर तक नहीं है। इसलिए राजा जो कहे वही सत्य है, और इसीलिए तुम्हारी बाहुबली पिक्चर में कहा जाता है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। अच्छा, तुम्हारा वचन शासन है और बाकी जनता उल्लू है ना। तो खैर, निरंकुशता यही है कि वचन शासन है, तो राजा जो बोल दे वही शासन बन गया। तो ये बन गया। अब क्या है, इसमें तीन स्टेट बनेंगे, थ्री स्टेट सिस्टम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो तीन स्टेट बनेंगे। पहला स्टेट, जाहिर सी बात है ये क्या होगा, इसको कहेंगे प्रथम स्टेट, इसको कहेंगे द्वितीय स्टेट, और इसको कहेंगे तृतीय, सॉरी ये मैंने खुद ही लिख दिया इसे, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो इस समाज में तीन जो है अलग अलग जो स्टेट बने हुए हैं वो है। पहला स्टेट क्या है, जिसको कहते हैं पादरी वर्ग, ठीक है, पादरी वर्ग। यहां पे बैठा हुआ है पादरी वर्ग, ठीक। पादरी कौन है? चर्च से जुड़े हुए, ठीक है, चर्च से जुड़े हुए वो धार्मिक समूह जो राज सत्ता से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह राजा को कौन देता है? वो पानी वानी छिड़क के, मुकुट मुकुट कौन पहनाएगा? धार्मिक आदमी ना, राज सत्ता से जुड़े हैं। और इसके बदले, क्योंकि जनता तभी राजा मानेगी जब पादरी कहेगा कि यही तुम्हारा राजा है, हमको भगवान ने सीधे बताया है, तो राज्य उसको बदले में क्या करेगा? बदले में राज्य कहेगा कि तुम स्वतंत्र हो, तुमको हम ज्यादा छेड़ेंगे छाड़ेंगे नहीं। तो ये एक बन जाती है गोलबंदी, जिसमें दोनों हो जाते हैं एक। ये अपना कर भी लगा देते हैं और जनता का बहुत छोटा सा हिस्सा होंगे, ठीक है। तो ये पादरी वर्ग हो जाएगा। दूसरा वर्ग जो है वो है अभिजात वर्ग, या जिसको कुलीन वर्ग कहते हैं, या जिसको आप यहां पर सामंत भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको बड़े विशेषाधिकार मिले हुए। ये जो दोनों वर्ग हैं, इसको ध्यान से समझना तुम लोग, ये जो दोनों वर्ग हैं, पादरी वर्ग और तुम्हारा ये जो अभिजात्य वर्ग है, ये दोनों के दोनों विशेषाधिकार संपन्न वर्ग हैं। यही है रे रेड लाइट, यही खतरा है, डेंजर डेंजर, ठीक है। विशेषाधिकार संपन्न वर्ग। अब आता है थर्ड स्टेट।
अब जो कोई भी बचा, ठीक है, जो कोई भी बचा यानी शेष जनता जो बची वो पूरी की पूरी जनता तृतीय स्टेट में आती है। और ये तृतीय स्टेट की जो जनता है ये विशेषाधिकार तो छोड़ दो, अधिकार से भी हीन है, अधिकार से भी हीन है, इसको कोई अधिकार नहीं है। जो ऊपर हो जाएगा सेटिंग, ये शोषण इसका होगा और अधिकार विहीन है, ठीक है, अधिकार विहीन। तो आप इसको मैप करते रहिए मेरे तरीके से, ठीक है। तुम लोगों ने तो मुझे बहुत खुश कर ही दिया ये बता के कि तुम लोग भी कलर्ड पेन्स का यूज करते हो, तो मुझे लगा मेरे स्टूडेंट्स भी बड़ी अच्छे से सीख रहे हैं तेजी से, ठीक है। ये अधिकार विहीन वर्ग है, ये जो वर्ग है विशेषाधिकार से संपन्न है और साथ ही साथ कर मुक्त है, ठीक है। लेकिन तृतीय स्टेट जो है वो कर चुकाने वाला स्टेट है, यानी सारा का सारा कर कौन चुकाएगा, थर्ड स्टेट। तीसरी चीज ये है शोषक और ये है शोषित, ठीक है, शोषक और शोषित। इसको इसी तरीके से जरा ड्रॉ करो। इस दोनों वर्गों के बीच में मूल फर्क है, ये दो वर्ग और शेष जनता, ये विशेषाधिकार संपन्न कर मुक्त शोषक और थर्ड स्टेट अधिकार विहीन कर चुकाने वाला स्टेट और शोषित। ठीक, डन, ठीक है ना। चलो ये डन हो गया। लिखो, इसको पहले ड्रॉ करो, ड्रॉ करके नीचे लिखना शुरू करो, एक पॉइंटर बनाओ, लिखो थ्री स्टेट व्यवस्था, थ्री स्टेट व्यवस्था उपरोक्त पिरामिड, ठीक है, थ्री स्टेट व्यवस्था उपरोक्त पिरामिड की तरह है, समाज को तीन हिस्सों या तीन स्टेट में बांटती थी, हिस्सों या तीन स्टेट में बांटती थी। लिखो, उसके अगले लाइन से लिखना प्रथम स्टेट, इसको एक सब इंडेंट हेडिंग के तरीके से बनाना है ना, प्रथम स्टेट, और लिखना पादरी वर्ग, ठीक है, पुजारी या पादरी, पादरी वर्ग जो तुम समझते हो कि पुजारी होते हैं, ठीक है, पादरी वर्ग, इसी में लिखना। अगला पॉइंट, राजा से संबद्ध परंतु राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त, राज्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, राजा से संबद्ध परंतु राज्य हस्तक्षेप से मुक्त। अगला पॉइंट, फ्रांसीसी जनसंख्या का केवल 1%, ठीक, फ्रांसीसी कुल जनसंख्या का कितना है, ये 1% मात्र, परंतु 10% भूमि पर कब्जा, 10% भूमि पर कब्जा। अगला पॉइंट लिखना, टीथे, ठीक है, टीथे जैसे कर जनता से वसूलने की छूट, टीथे जैसे कर जनता से वसूलने की छूट। टीथे क्या था, चर्च एक टैक्स लगा रही है अपना और जनता से वसूल रही है। आखिरी चीज लिख दो, चर्च में भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर शोषण, कौमा नैतिक पतन व्याप्त था। ठीक है, यह हो गया प्रथम स्टेट। अब हेडिंग डालो दूसरी, द्वितीय स्टेट राजा से जुड़ा अभिजात्य या कुलीन वर्ग, जिसमें मंत्री अधिकारी
तथा सैन्य अधिकारी शामिल थे। पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है बेटा, पढ़ा लिखा वर्ग अलग है, अभी देखेंगे, है ना, पढ़ा लिखा वर्ग अलग है। अधिकारी शामिल थे। अगला पॉइंट लिखना है इसी में, इनका भूमि पर अधिकार था, जहां से यह कर वसूलने के लिए स्वतंत्र थे, जहां से ये कर वसूलने के लिए स्वतंत्र थे, पूर्ण विराम, परंतु इन्हें स्वयं कोई कर नहीं चुकाना पड़ता था, स्वयं कोई कर नहीं चुकाना पड़ता था। अगला पॉइंट लिखना, यानी ये जनता के सामंती शोषक थे, यानी ये वो सामंत हैं जो जनता का शोषण कर रहे हैं, यानी ये जनता के सामंती शोषक थे। फिर लिखना तृतीय स्टेट, तृतीय स्टेट शेष अधिसंख्य जनता, शेष जनता ऐसे लिखो, शेष जनता ब्रैकेट में लिखना लगभग 96%, लगभग 96% तृतीय स्टेट में आती थी। शेष जनता लगभग 96% तृतीय स्टेट में आती थी, पूर्ण विराम, इसमें किसान, मजदूर, बुनकर, दस्तकार, व्यापारी, बुद्धिजीवी शामिल थे। ठीक है, शामिल थे। यह विशेष, अगला पॉइंट लिखना, यह विशेषाधिकार तो दूर की बात, यह विशेषाधिकार तो दूर की बात, बल्कि अधिकार विहीन वर्ग था, अधिकार विहीन वर्ग था। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, सभी करों का बोझ इस वर्ग के ऊपर पड़ता था, अब तुमने क्या देखा कि तृतीय स्टेट तो बड़ा डाइवर्स है। तृतीय स्टेट में क्या क्या है भाई, तृतीय स्टेट में तो बड़ी क्रांतिकारी जनता है। क्या क्रांतिकारी जनता, इसके अंदर किसान है, अगर किसी आंदोलन में किसान शामिल हो गए तो कहीं ना ही क्या, इसी जनता में मजदूर शामिल है, और किसान और मजदूर होते हैं भारी तादाद में। अगर ये कर गए आंदोलन तो बहुत ज्यादा जमीन हिल जाएगी, लेकिन ये अपने आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आंदोलन के लिए क्या चाहिए, बुद्धिजीवी। अभी कोई लिख रहा था ना पढ़ा लिखा वर्ग, यहां बैठा है बुद्धिजीवी, इसके बाद पूंजीपति, जिनके पास पूंजी है। ठीक है, वो कौन कौन है इसमें, पूंजीपति सीधे तौर पे मत लिखो, अभी पूंजी का विकास बाद में होगा। व्यापारी है और कुछ छोटे उद्योगपति आ गए हैं, दस्तकार इसके अंदर है, बुनकर इसके अंदर है। कितना डाइवर्स क्लास है, इतने विविध प्रकार के लोग, ठीक है, इसके अंदर बैठे हैं। आंदोलन चलाने के लिए बच्चे क्या क्या चाहिए होता है, पहले तो चाहिए होता है दिमाग, ठीक, बुद्धिजीवी बैठा है, उसके बाद होना चाहिए पैसा, व्यापारी उद्योगपति बैठा है, उसके बाद होना चाहिए जनता, जनता की शक्ति, किसान, मजदूर, दस्तकार, बुनकर बैठे हैं। ठीक है, तो ये वर्ग तो सब कुछ इसके पास है, लेकिन अधिकार विहीन है, और यही इसका गुस्सा है। अब लिखो, एक सब हेडिंग डालो, तृतीय स्टेट की आंतरिक संरचना, तृतीय स्टेट की आंतरिक संरचना। ठीक, यही समझ लेना है, इसको समझ लो, क्रांति पक्ष से समझ में आ जाएगी, भी सब कुछ है इनके पास। लिखो आंतरिक संरचना, सब हेडिंग डाली, पहला पॉइंट लिखो, पहली हेडिंग डालो और उसमें लिखो, अब इसको समझा देंगे, इसको लिखोगे तो समझ में आएगा। पहली हेडिंग डालो और लिखो बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग,
बुनकर बेटा कपड़े बुनने वाले, जुलाहे, बुनकर। बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ एक ऐसा वर्ग है जो आगे चल करके जिसको बार बार तुम लोग पढ़ोगे, बुर्जुआ और सर्वहारा, इसलिए तुमको यहीं पे लिखवा रहा हूं क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से ये शब्द उछल जाता है। ठीक है, लिखो शहरी मध्य वर्ग, शहरी मध्य वर्ग जिसके पास पूंजी, शिक्षा, व्यापार वाणिज्य हो। इस वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति, बैंकर, ये तो हो गए पैसे वाले लोग। ठीक है, फिर क्या हुआ? डॉक्टर, जैसे अपने वैद्य हैं, भिषज हैं, तो वहां पर डॉक्टर्स हैं पहले से। डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, लेखक आदि शामिल थे, अगला पॉइंट लिखना इसी के अंतर्गत। इस वर्ग ने क्रांति का वैचारिक नेतृत्व किया, ठीक है, और बुर्जुआ क्रांति की नींव रखी। ठीक है, बुर्जुआ क्रांति की नींव रखी। जहां लिखा था बुर्जुआ जैसे लिखा था वैसे लिखो, किसान। इसमें पहला पॉइंट लिखो, तृतीय स्टेट का सबसे बड़ा वर्ग, अगला पॉइंट लिखना, क्रांति के विकसित चरण में, अभी सब समझ में आ जाएगा। क्रांति शुरू हो गई, पहले क्रांति करनी है या नहीं करनी इसमें इसकी कोई भूमिका नहीं। क्रांति जब शुरू भी हो गई तब भी बहुत ज्यादा ठंडा पड़ा रहा, लेकिन एक समय जब क्रांति में कुछ घटित हो जाएगा, क्या घटित होगा पढ़ेंगे, तब ये आ गया सड़कों पर। जब किसान आ गया ना, तब तो बाजी पलट जाएगी। ठीक है, क्रांति के विकसित चरण में बिल्कुल आईएएस ऑफिसर मिडिल क्लास होता है। क्रांति के विकसित चरण में ग्रामीण क्षेत्रों तक क्रांति का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों तक क्रांति का विकास और क्रांति को जनता की शक्ति प्रदान करने का कारक। ठीक, तो बड़े, एक तो यह हो गया बुर्जुआ, ठीक है, किसान हो गए। तीसरा लिखना सेंस कुलॉट्स, ऐसे लिखना सेंस कुलॉट्स, सब हेडिंग डालो और लिखो। दरअसल होता क्या था, एक वैसी जो है पतलून पहनी जाती थी जो अभिजात्य वर्ग पहनता था। आज भी तुम लोग देखते होगे बैले डांस और ये वो में एक बड़ा सा पजामा और नीचे लगी इलास्टिक ऐसे जोड़ देती है। ठीक है, नीचे पैर से जो है जुड़ी हुई, ये बेचारे गरीब हैं, ये वो पजामा नहीं पहनते और इसीलिए इनका नाम पड़ा था सेंस कुलॉट्स। अभिजात्य ड्रेस जो नहीं पहन रहे हैं उनका ही वर्ग बना दिया। तो लिखो, शहरों में श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, ऑटोक्रेटिक, हाँ कोमल, ऑटोक्रेटिक, दिहाड़ी मजदूर, कारीगर, जनता को शक्ति प्रदान करने का कारक यानी फैक्टर। ठीक है ना, दिहाड़ी मजदूर। अगला पॉइंट लिखना, क्रांति का सबसे उग्र और क्रांतिकारी वर्ग, क्रांति का सबसे क्रांतिकारी और उग्र वर्ग। ठीक है, उग्र वर्ग। अब यहां पर ये जनता को तुमने समझ लिया कि ये जनता पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, और इसी के बीच से तुमने भी समझ लिया कि कारण क्या है, कि क्या क्या कारण है, शोषण है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, ये सब चीजें आप लोगों ने देख ली। अब यहां पर लड़ाई किस चीज की शुरू होगी? विशेषाधिकार बनाम जनता के अधिकार। कि विशेषाधिकार और जनता के अधिकार के बीच यहां पर शुरू हो जाएगा संघर्ष, लड़ाई शुरू हो जाएगी। विशेषाधिकार किसके पास है? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और यहां पर तृतीय स्टेट। लेकिन कहानी इतनी सिंपल होती तो हमको पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ती। अब क्या होगा कि कारण तो यहां पर मौजूद है। जब ये लड़ाई शुरू होगी
तो विशेषाधिकार वर्ग के बीच में इनके अंदर भी आंतरिक तनाव उत्पन्न होगा। आंतरिक तनाव से वो परिस्थितियां बनेंगी कि बढ़ जाएंगे क्रांति की ओर। तब तक इधर वाले बैठे हैं चुपचाप, और उसके बाद जब वहां पर आंतरिक तनाव बढ़ जाएगा, यानी विशेषाधिकार वर्ग में तनाव बढ़ जाएगा और कुछ कुछ घटित हो जाएगा, तब आ जाएगी जनता, और तब क्रांति जो है अपने वास्तविक चरण में प्रवेश कर जाएगी। अब एक हेडिंग डालो जल्दी से, क्रांति के कारण लिखना। क्रांति के कारण, विशेषाधिकार बनाम जनता के अधिकार, जनता के अधिकार, डैश हाइफन लगाओ, लिखो यह फ्रांसीसी क्रांति का मूल संघर्ष था। यह फ्रांसीसी क्रांति का मूल संघर्ष था, पूर्ण विराम। परंतु विशेषाधिकार संपन्न, तुम समझ रहे हो, प्रथम और द्वितीय स्टेट, परंतु विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के बीच से क्रांति पैदा हुई। क्रांति पैदा हुई। अगला पॉइंट लिखना, फ्रांस में बॉर्बन वंश, बॉर्बन, ठीक है, बॉर्बन वंश और बॉर्बन वंश, दो तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। बॉर्बन वो बिस्किट है जिसे तुम खाते हो। फ्रांस में कौन सा जो है राजवंश हुआ करता था क्रांति के समय, जब भी तुम बॉर्बन बिस्किट खाना तो तुमको याद होगा, ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति में राजा को खा रहे हो, तो बॉर्बन। फ्रांस में बॉर्बन वंश का निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन था। अब निरंकुश है तो जाहिर सी बात है ये शासक दैवीय राजतंत्र में विश्वास रखते थे, ठीक है, ये शासक दैवीय राजतंत्र में विश्वास रखते थे। अब क्या होना चाहिए, आजकल क्या होता है आधुनिक राजनीति में, तुम क्या देखते हो, सबसे बड़ा कौन है, जनता। लेकिन राजा जो है जनता से अपने लिए सहमति नहीं मांगता, वो कहता है मुझे तो देवताओं ने राज करने भेजा है, देवताओं ने राज करने भेजा है। जनता का उन्नति बताने वाली कौन राजा होगा, कौन नहीं होगा, तो इसे कहते हैं दैवीय अधिकार का सिद्धांत। पॉलिटी में तुम लोग इसको शायद पढ़ते भी हो। तो ये दैवीय अधिकार यानी देवता ने भेजा राजा को, ठीक है, दैवीय अधिकार में विश्वास करते थे और इसी में एक राजा हुआ लुई 14वां, जिसने फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। तो अब राजा के साथ क्या है, जस राजा तस प्रजा, राजा जैसा है वैसा शासन होगा। अब ये राजा लुई 14वां बहुत शक्तिशाली शासक था, उसका जो है ना आगे चल के लुई 16वां जो राजा बना, वो महान जो है ना आलसी, मूर्ख, शंकालु, एक दूसरे पे शक करने वाला, गधा पचीसी टाइप का आदमी था लुई 16वां। तो लिखो जरा, लुई 14वें के समय, ऐसे लिखते हैं 14, लुई 14वें के समय, वरना तुम 14वां लिख दो पूरा, चतुर्दश भी लिखते हैं कुछ लोग। लुई 14वें के समय राजा अत्यंत शक्तिशाली हो गया। अत्यंत शक्तिशाली हो गया, परंतु लुई 16वां बेहद कमजोर, भ्रमित और प्रभावहीन शासक था। पहले ही युद्धों में, अगला पॉइंट लिखना है इसमें, पहले ही युद्धों की वजह से राजकोष खाली हो चुका था। पहले ही लगातार युद्धों से राजकोष खाली हो चुका था। लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, याद है ना, शुरू हुआ 75 से 83 तक चला, परंतु अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की भागीदारी ने
अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इस संकट का एक ही समाधान था, इस संकट का एक ही समाधान था, हाइफन लगाना, हाइफन लगाना और लिखना कुलीन वर्ग पर कराधान या करारोपण। अब ये कर नहीं दे रहे हैं, राजा ने कहा कि संकट आ गया भैया, तुमको भी कर देना पड़ेगा। ये अंतर विरोध की बात ना, हमने क्या लिखा, आंतरिक तनाव है अभी राजा और कुलीन वर्ग के बीच, राजा वर्सेस कुलीन, इसके बीच का एक अंतर विरोध यहां पर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखो है होता क्या है कि टेक्निकल तरीके से राजनीतिकरण, आर्थिकरण सब रट्टा मारोगे, समझ लोगे, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, चलो तो अभी लिखो इसको, एक ही समाधान था, हाइफन अभिजात्य वर्ग पर करारोपण। अगला पॉइंट लिखना, ठीक है, 1787 और 89 या क्रांति पूर्व लिख लो। क्रांति पूर्व फ्रांस में, क्रांति पूर्व फ्रांस में कृषि आपदा और खाद्य संकट ने स्थितियों को और जटिल बना दिया, स्थितियों को और जटिल बना दिया। ठीक है, अब लिखो जरा, क्रांति की प्रेरणा, ऐसे लिखो, क्रांति की प्रेरणा। ठीक है, एक हेडिंग डालो। हमने जैसे अभी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तो बात की ही, ये जो काल है इसमें चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। ठीक है, बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। पॉइंट बोल दूं, क्रांति पूर्व फ्रांस में कृषि संकट व खाद्यान्न संकट है ना ने स्थितियों को और जटिल बना दिया। उसके बाद ये समझो प्रेरणा कहां से मिली, माहौल कुछ अलग चल रहा है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और उन बदलावों के बीच में फ्रांस के अंदर परिस्थितियां विस्फोटक होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो, 1688 एक बड़ा काम हो गया 1688 में, इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, उसको कहते हैं गौरवशाली क्रांति। इस क्रांति में जानते हो क्या हुआ, इस क्रांति के पहले इंग्लैंड में राजा बहुत ताकतवर है, लेकिन कुलीन वर्ग ने यह क्रांति की और राजा रह गया नाम मात्र का राजा। ठीक है ना, नाम मात्र का राजा। बेटा अभी मैं ऑप्शनल नहीं पढ़ाता हूं, पूर्विका, आशीष, तुम कई सारे बच्चे पूछते हो, हर बैच में बच्चे पूछते हैं, मैं ऑप्शनल अभी नहीं पढ़ाता हूं, ओनली आईएएस पे तो नहीं ही पढ़ाता हूं, लेकिन अभी कहीं पर भी मैं पढ़ाता नहीं। लेकिन तुम लोग इतना पूछ रहे हो तो हो सकता है कि कहीं मतलब मैं ऑप्शनल पढ़ाऊं, क्योंकि ऑप्शनल पढ़ाने में जो मजा आता है ना वो जीएस पढ़ाने में उतना नहीं आता है, आता है मजा, लेकिन जीएस में ना गहरा गोता लगाने में और ये सब करने में उसका मौका नहीं होता। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग अभी मैं नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन संभव है कि पढ़ाऊं भी। ठीक, तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम लोग उसको खोजते रहो। ठीक, मैं फिलहाल क्लास पे फोकस करता हूं। तो 1688 की गौरवशाली क्रांति में क्या हुआ, राजा रहेगा संकेत मात्र, नाम मात्र का। ठीक है, नाम मात्र का। हेडिंग डालनी है अलीना, अलीना हेडिंग है उसकी क्रांति की प्रेरणा। ठीक, और उसी में मैं बात कर रहा हूं। तो पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, 17वीं सदी, 17वीं और 18वीं सदी यूरोप में क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन पैदा कर रही थी। यूरोप के भीतर, यूरोप के भीतर इंग्लैंड में, इंग्लैंड में 1688 की गौरवशाली क्रांति, गौरवशाली क्रांति घटित हुई। ठीक है, घटित हुई। इस क्रांति ने राजा की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया, राजा की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। संविधान है, संविधान है तो लोकतंत्र है। जब किताब लिख के राजा से कहोगे इसके हिसाब से शासन करो, तो संविधान से वो बन गया। और संविधान कौन बनाएगा, बहुत से लोग मिलकर बनाएंगे। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन साइलेंट है, उतना बड़ा महत्व नहीं है, क्योंकि क्रांति आगे नहीं बढ़ी। यहां क्रांति अभी विस्फोट कर देगी, एकदम भड़ाक, एकदम दब जाएगा फ्रांस, और इतनी जोर देगा कि बिल्कुल यूरोप से लेकर के दुनिया भर में उसका जो छाप पड़ जाएगी, परमानेंट। फिर आगे लिखो, इस प्रकार
गौरवशाली क्रांति ने राजतंत्र की जड़ें हिला दी। पूर्णविराम। इसी में लिखना आगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशवाद की पराजय हुई। वहां उपनिवेशवाद हार गया, उपनिवेशवाद की पराजय हुई और संवैधानिक लोकतंत्र, महाराजा महाराजा कोई नहीं बने, और संवैधानिक लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसी पृष्ठभूमि में फ्रांसीसी क्रांति सामंतवाद को उखाड़ फेंकती है। सामंतवाद को उखाड़ फेंकती है। ठीक है। अब इसी के अंदर एक सब हेडिंग डालना, फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख दार्शनिक एवं विचारक। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे औद्योगिक क्रांति ने जो बदला, वो बदलाव स्थायी हो गया, अब वापस लौट के जाना संभव नहीं है औद्योगिक क्रांति के पूर्व। वैसे ही फ्रांसीसी क्रांति ने जो बदला, उसमें वापस जाना संभव नहीं था, और जब भी किसी ने वापस जाने की कोशिश की तो जनता जो है वो खड़ी हो जाएगी। चेतना फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्व है। तो देखो, प्रमुख दार्शनिक और उनके विचार। ठीक, प्रमुख दार्शनिक। क्या रोल होता है दार्शनिकों का? लोगों को लगता है अरे ये सब प्रोफेसर बेवकूफ है। सब बेवकूफ नहीं है भैया, तुम्हारी तरह की पीढ़ियां बनाते हैं हम लोग। आप प्रोडक्शन करते हो, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाते हो, और हम इंसान बनाते हैं। तो प्रोफेसर से पंगा नहीं लेना चाहिए। चाणक्य जो है वहां से लेकर आज तक का इतिहास यही है। अब क्या हो गया? ठीक है, अब यहां पर आ रहे प्रमुख दार्शनिक और विचारक, बड़े तगड़े लोग हैं। तुमने पॉलिटी में उनको पढ़ा भी है। ठीक, एक साहब है मॉन्टेस्क्यू। ठीक, गजब का आदमी, विचार देकर चला गया दुनिया को। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है ना, याद है ना? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, ये तुमने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। आधुनिक राज्य की ये मूल स्थापना है कि भैया जो शक्ति है, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियां एक हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कौन है? मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। तो अगर विधायिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी और कार्यपालिका अलग होगी, यहां तो राजा में तीनों है, तो यानी राजा के तीन टुकड़े करने पड़ेंगे। तीन खंड में राजा साहब को ना काट कूट दोगे तब भी जो है शक्ति का पृथक्करण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजा अलग हो सकता है, पहली चीज। लेकिन विधायिका, कानून बनाने वाला एक अलग व्यक्ति होना चाहिए या अलग बॉडी होनी चाहिए। कार्यपालिका, शासन चलाने वाली अलग बॉडी या अलग व्यक्ति होना चाहिए। और न्यायपालिका यानी कि जो है न्याय करने वाली जो व्यवस्था है, वो दोनों से स्वतंत्र और पृथक होनी चाहिए। कितना क्रांतिकारी विचार इसने अपने आप में दे दिया। लोकतंत्र का समर्थक नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं चाहता है, केवल जो ऊपर शक्ति बैठी है उसको तीन खंड में तोड़ देना चाहता है। किसको? हम तोड़ देंगे। और आदर्श किसको मान रहा है? संवैधानिक राजतंत्र को, इंग्लैंड को। ठीक है, इंग्लैंड को आदर्श मान रहा है और संवैधानिक राजतंत्र को आदर्श मान रहा है कि राजा को एकदम उसकी मुंडी नहीं उड़ानी। ऐसा करो कि दोनों टांगे काट दो, एक हाथ काट दो, वो भी दाहिना वाला। राजा रहेगा जिंदा, लेकिन एक हाथ रह जाए सांकेतिक रूप से। ठीक है, लिखो मॉन्टेस्क्यू। ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पॉलिटी में पढ़ते ही हो, तो मैं बहुत ही संक्षेप में लिखवाऊंगा। मॉन्टेस्क्यू अपनी कृति, हाइफन लगा के लिखना, अपनी कृति द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, का विभाजन एवं परस्पर संतुलन। ठीक है, परस्पर संतुलन। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक कॉमा चर्च और कुलीन वर्ग पर हमला नहीं। वहां भी नहीं जा रहा, वो धर्म नहीं छेड़ रहा, कह रहा इसको छोड़ो यार, इनसे पंगा लेना बेकार है। कुलीन वर्ग जो है ना मारेगा बहुत, तो कुलीन वर्ग को भी छोड़ देना। तो चर्च व कुलीन वर्ग पर हमला नहीं, लोकतंत्र का समर्थक नहीं। ये बात मॉन्टेस्क्यू के बारे में आ गई। अब भैया आते हैं हमारे वोल्टेयर। ठीक है, वोल्टेयर। अब हर विचारक, इसमें से ये तीन विचारक हम लोग यहां पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख मानते हैं, ये हर विचारक अपने आप में कोई खुराफाती आइडिया देके चला जाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, बिल्कुल सही।
ये पढ़ा है तुम लोगों ने, इसलिए एकदम शॉर्ट में निकल के आएंगे। इन्होंने चर्च को छोड़ दिया और इसने कहा अच्छा बेटा चर्च बच गई तो अब ले हम चर्च। काफी लंबा जीवन काल है, एक ही समय में लगभग दोनों है, लेकिन कहने का मतलब है कि उन्होंने चर्च पर मॉन्टेस्क्यू ने हमला नहीं किया। वोल्टेयर क्या हुआ, कैथोलिक चर्च की आलोचना उसने शुरू कर दी। कितना कलीजे का काम है। वोल्टेयर यूरोप का कबीर है, उसने धर्म पर सवाल करने शुरू कर दिए थे। कबीर क्या, देखो क्या है, 51% समझ में आ रहा है आज, है बहुत बढ़िया। कबीर क्या क्या, कबीर क्या करते हैं, कबीर दोनों हाथ में पत्थर रखते हैं और कट्टर पंथ पर इधर भी पत्थर उधर भी पत्थर। ठीक है, ये तो पूछ देंगे जो तुम बामनी आए आ नहीं रहा काहे नहीं आए, कि भैया अगर ब्राह्मण हो और प्रिविलेज लेके पैदा हुए बहुत बड़े, तो फिर जैसे दुनिया में बाकी लोग पैदा होते हैं वैसे क्या पैदा हो रहे हो, कोई और भी जिसे अवतरित हो जाते हैं ना। या कि वो कहते हैं ना कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ तासे या चाकी भली पी सिखाए संसार। पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं, उससे अच्छी तो ये पत्थर की चकिया है, बढ़िया पीसो खाओ। ठीक है, फिर कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहिरा हुआ खुदा है कि ऐसी ऊंची मीनार बना रहे हो, जमीन से भी तो आवाज दे सकते हो अल्लाह को। ऊंची मीनार बनाई, मीनार पे ऊपर जाके चिल्ला रहे, तो कब खुदा जो है वो बहिरा हो गया जो ऊपर जाके सुना रहे। तो क्रांतिकारी, कबीर की क्रांतिकारी था। वैसे क्या हो रहा है यहाँ पर, जाति ने पूछो साधु की, ठीक है, पूछो ज्ञान, इस तरीके से भी है बिल्कुल। तो अब क्या है यहाँ, वोल्टेयर कैथोलिक चर्च पर हमला कर रहा है। वोल्टेयर कह रहा है कि हम जो है तुम्हारे ऊपर मतलब सवाल अब यहां पर खड़ा करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, प्रबुद्ध निरंकुशता का विचार लेके आता है। प्रबुद्ध निरंकुशता का विचार, एक बार जरा लिखो। वोल्टेयर ने कैथोलिक चर्च की आलोचना की और लोकतंत्र में सुधार करते हुए उसे प्रबुद्ध लोकतंत्र, प्रबुद्ध राजतंत्र बनाने की बात की। ठीक है, प्रबुद्ध राजतंत्र बनाने की बात की। उसने कहा राजा तो रहना चाहिए। इंग्लैंड का यह भी समर्थक है वोल्टेयर भी, यह भी कह रहा है राजा को रहना चाहिए, लेकिन राजा क्या होना चाहिए, प्रबुद्ध यानी पढ़ा लिखा बुद्धिमान बुद्धिजीवी। अगर गधा बैठा दोगे राजा की जगह तो राजा थोड़े रहना चाहिए। तो क्या हुआ, राजा पर संदेह करना शुरू कर दिया लोगों ने, जब राजा तुम प्रबुद्ध हो कि बुद्धू हो, अगर तुम बुद्धू हो तो तुमको राजा नहीं मानते क्योंकि राजा को प्रबुद्ध होना चाहिए, यानी बोलना तो शुरू कर दिया। कैथोलिक चर्च पे हमला कर रहा है कि धर्म के नाम पर ये जो शोषण और लूट है ये खत्म करो। तो ये सवाल करना, बच्चे एक बात समझ लो ना, सवाल करना मनुष्य का कि पूरी सभ्यतागत जो उसका विकास है उसका मूल है। मनुष्य जो है सवाल करते करते यहां आया है। ठीक है, राजतंत्र का समर्थक है, लोकतंत्र का विरोधी है, लेकिन राजतंत्र में क्या कह रहा है, प्रबुद्ध राजतंत्र होना चाहिए, राजा बहुत विचारशील बहुत बुद्धिजीवी होना चाहिए। ठीक है, तो कैथोलिक चर्च, ठीक, क्या लिखा है इसमें, अभी तो कुछ लिखा है इसमें कैथोलिक, इसमें कुछ लिखा है वोल्टेयर में, एथिक्स में पढ़ाई होगा तुम लोगों ने। ये फिलहाल प्रबुद्ध राजतंत्र और कैथोलिक चर्च पर हमला। ठीक है, कैथोलिक चर्च पर हमला, ये इनके यहां से निकला। इसको जरा तुम लोग अपनी भाषा में लिख लो, क्योंकि आज पता नहीं क्या हुआ, मैं भूल गया, एक्साइट ज्यादा हो गया तुमको पढ़ाते पढ़ाते। अब आता है भैया तीसरा व्यक्ति, ये तो ऐसा कमाल का आदमी है। ठीक, अपने समय से कितना आगे इसने सोच लिया। ठीक है, इतना आगे जाके सोच लिया, कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है। और वो व्यक्ति है भाई रूसो। राज्य की उत्पत्ति के भी सिद्धांत इसने प्रस्तुत किए। लेकिन भाई ये स्वतंत्रता का तो ये आदमी ना एकदम, जिसको कहते हैं ना कि स्वतंत्रता की बात चलेगी तो आप, हाँ, कैथोलिक चर्च की आलोचना करते हुए लोकतंत्र में, राजतंत्र में सुधार करते हुए, रोहित लोकतंत्र नहीं बेटा, राजतंत्र में सुधार करते हुए प्रबुद्ध राजतंत्र। ठीक, ऐसे लिख लो इसको। ये आदमी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो कहता है ये राज्य तुम कौन हो, तुम हमारी सहमति से बने हो और तुम मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। और ये कहता है ना सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा एक थ्योरी है, तुमने पढ़ा होगा। खास बात यह है रूसो की कि वो स्वतंत्रता का इतना बड़ा हिमायती है कि वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन समाज उसे बेड़ियों में जकड़ता है। तो बेड़ियां तोड़नी है तो रूसो को पढ़ना होगा, सबसे अलग, सबसे क्रांतिकारी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हर जगह व्यक्ति जंजीरों से जकड़ा हुआ है, तो वो हर जंजीर तोड़ने की बात करेगा, राज्य की जंजीर तोड़ने की बात करेगा, धर्म की जंजीर तोड़ने की बात करेगा। ठीक है, कुलीन वर्ग से सवाल पूछना सिखाएगा, स्टेटस को, यथास्थितिवाद को जो है वो करेगा। ठीक है, तो लिखो जरा, रूसो राजतंत्र को सामान्य इच्छा के सिद्धांत से चुनौती, ये पहली उसकी बड़ी बात है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत, राजतंत्र को सामान्य इच्छा के सिद्धांत से चुनौती। ठीक, और जब वो कहता है सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, यानी सामान्य इच्छा कौन है, लोक शक्ति, जनता, और उस जनता का एक एक व्यक्ति। ठीक है, कितना जबरदस्त। लिखो अगली लाइन, सामान्य इच्छा का अर्थ
सामाजिक अनुबंध में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की संप्रभुता है। आज अगर हम जाते हैं, ठीक है, मार्क्स भी यही बात करते हैं, मार्क्स थोड़ा अलग कंटेक्स्ट में ये बात करते हैं, यहां पर रूसो उन शुरुआती लोगों में है जो इस बात को कह रहा है, ठीक है, यूरोप के अंदर। इसमें अगला लिखो। इस प्रकार रूसो ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र तीन मूल्यों को बिल्कुल स्थापित कर दिया। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कट्टर समर्थक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉलिटी में पढ़ी तुम लोगों ने? कोई बिल लाना है, जनता से पूछो। तुम खाली बेटा क्लर्क बना के बैठा गए हो, पूछना तुमको जनता से है। तो लिखो, रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कट्टर समर्थक है, कट्टर समर्थक है। अब भैया देखो, पृष्ठभूमि तो गई बन, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र। इसके बाद देखो क्या हुआ, सारा गोला बारूद हो गया इकट्ठा, पूरा गोला बारूद इकट्ठा हो गया। अब होगी क्रांति। वर्ल्ड हिस्ट्री में ध्यान रखना है बेटा, कारण अच्छे से समझ लेना है, परिणाम अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, लेकिन जो हुआ घटित हुआ, उसकी यह प्रक्रिया क्या हुआ, काना हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, इस कहानी में बहुत ज्यादा उलझना नहीं है, बहुत उस पर प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन कहानी जब पढ़ी रहे तो कहानी तो करेंगे। तो अब क्या हो रहा है देखो, हमने क्या कहा, गुत्थी कहां से शुरू हो गई, फ्रांस में क्या हो रहा है, आ गया है आर्थिक संकट। अब राजा है बुग्गा, ठीक है, राजा है गधा नंबर 1, ताकत कुछ है नहीं, तो ताकत है नहीं तो बार बार जो है नए नए वित्त मंत्री बना रहा है। एक वित्त मंत्री बनाया, उसने कुछ कहा, फिर हटाया, फिर दूसरा वित्त मंत्री बनाया, फिर तीसरा वित्त मंत्री बनाया, वित्त 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 करते करते स्थिति हो गई इतनी विचित्र कि फ्रांस में हो गई कुलीन क्रांति। ठीक है, ठीक बेटा, ऐसा सवाल, राजनीतिक दशा भी इसमें आ गई, आर्थिक दशा भी इसमें आ गई, दोनों दशाएं इसके भीतर तो शामिल ही हो गई। ठीक, बाह्य प्रभाव भी आ गया। मैं तुम्हें जटिल प्रश्नों के लिए तैयार कर रहा हूं, कहानी समझा के। अगर हेडिंग्स बनाओगे ना ऐसे 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 करके, तो तुम्हारे लिए क्या कैसा सवाल आएगा कि फ्रांस की क्रांति के तत्व फ्रांसीसी समाज में विद्यमान थे। अभी सवाल यूपीएससी आपसे डेलिकेट हैंडलिंग की बात कर रहा है, मैकेनिकल हैंडलिंग की बात नहीं है। मेंस एग्जामिनेशन में खासतौर पर हिस्ट्री के क्वेश्चन में, और उसमें भी वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल, ठीक है, ऐसे ही समझने, क्योंकि सवाल आएगा प्रिया अलग तरीके से। ठीक है, जैसा मैंने हम लोगों ने देखा ही था अपनी क्लास में। अब फ्रांस में आ गया आर्थिक संकट। अब आर्थिक संकट से निपटने का इनका एक तरीका है, समाधान एक, क्या समाधान, कर लगाओ। किस पर लगाओ? ठीक है, अभी जातीय वर्ग पर। लेकिन राजा है कमजोर, तो वित्त मंत्री बनाता है। 3 वित्त मंत्री बनाए गए, और इन 3 वित्त मंत्रियों के सुझाए हुए खेल में कोई एक कदम आगे गया, कोई 2 कदम पीछे गया, करते 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 कुलीन जो है वो कुछ मांग कर बैठते हैं। कर लगाने का अधिकार किसको है, इस पर वहां सवाल खड़ा हो जाता है। कर लगाने का अधिकार राजा को नहीं है, ऐसा अभिजात्य वर्ग कहता है। ये वो अभिजात्य वर्ग है जो अब तक राज्य की पूरी मलाई खा रहा है। ठीक है, कुलीन वर्ग पर, अभिजात्य वर्ग पर, बिल्कुल कुलीन और अभिजात्य एक है। ठीक है, तो कर लगेगा, और कर लगेगा तो कुलीन वर्ग प्रश्न खड़ा कर देगा कि राजा को कर लगाने की शक्ति नहीं है, राजा को कर लगाने की शक्ति नहीं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे कुलीन वर्ग के लोग, क्योंकि इनकी जान निकल गई। अभी तक ये कर ले रहे थे, इनको कुछ दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बेचारा थर्ड स्टेट कर दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर कर लगा रहा है, वैसे ही अभिजात्य या कुलीन वर्ग, लिखो कुलीन वर्ग की आपत्ति। अब कहते हैं कि कौन लगाएगा कर? सवाल ये है, राजा भी जानता है कि कौन लगाएगा, और ये भी जानते थे। लेकिन इन्होंने, जब तक राजा ने इनको नहीं छेड़ा, स्टेट्स जनरल करके, तीनों स्टेट्स की एक प्रतिनिधि सभा होती थी, स्टेट जनरल, उसकी मीटिंग ही इन्होंने नहीं बुलाई। ठीक है, मीटिंग ही नहीं बुलाई, होती नहीं थी मीटिंग, तो बेचारे स्टेट्स के लोग करते क्या? अब इनको स्टेट जनरल की याद आई, इन्होंने कहा स्टेट जनरल को ही यह अधिकार है। ठीक है, बात समझ गया? ये कहानी समझ लो कि खेल कैसे हो रहा है, कैसे आप अपने बनाए गड्ढे में खुद गिरेंगे, इसको समझ लो। समाधान क्या है कि कर लगाओ किसके ऊपर? कुलीन वर्ग पर। वित्त मंत्री वगैरह बनाएंगे, मामला उलझेगा, और यहां पर कुलीन वर्ग कहेगा कि राजा को तो कर लगाने की शक्ति नहीं है। किसको शक्ति है? स्टेट जनरल को शक्ति है। स्टेट जनरल क्या है? उसमें तीनों वर्ग हैं। मजेदार बात क्या है, स्टेट, 3 स्टेट सिस्टम, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। और यहां पर तुम क्या देख रहे हो कि थर्ड स्टेट को तो बेचारे को कुत्ता बना के रखा हुआ है।
और ये दोनों ऊपर बैठ के भौंक रहे हैं। अभी जब इनको याद आई, हे राजा जी तुमको कर लगाने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना, तो फिर क्या हुआ, कर लगाने का अधिकार स्टेट जनरल को है। तो एक मृतप्राय संस्था जिसकी दशकों से कोई बैठक नहीं हुई थी, बल्कि सैकड़ों 100 साल से ज्यादा से बैठक नहीं हुई थी, ये भागे उधर उसको जिंदा करने, और वहां का मतलब था कि तीनों स्टेट्स का वहां पर प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, चलो लिखो, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के विभिन्न चरण लिखो। लुई 16वें ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए 3 वित्त मंत्री नियुक्त किए। अब देखो क्या करना, बहुत स्मार्टली, मान लो कोई सवाल तुमको करना है और उस सवाल के अंदर ये बात लिख के ब्रैकेट में लिख देना, 3 वित्त मंत्री नियुक्त किए, उनके नाम लिख दिया, हो गया काम। थोड़ा थोड़ा फैक्ट का छौंका डालना है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक, बाकी सब कुछ समझ का ही काम है। बिल्कुल, तुर्गॉट, नेकर एंड कॉलोन, बहुत बढ़िया मुकेश, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो तुर्गॉट, ठीक है, नेकर एंड कॉलोन, तुर्गॉट, नेकर, कॉलोन। अगला पॉइंट लिखो, तुर्गॉट ने कई सारे सुधार कौमा खर्च में कटौती आदि के प्रयास किए, परंतु विरोध के चलते हटाए गए। नेकर ने अब नेकर है, नेकर ही पढ़ो इसको, ठीक है, नेकर ने अभिजात्य या कुलीन वर्ग पर कर लगाने का प्रस्ताव किया। कुलीन वर्ग के तीखे विरोध के कारण उसे भी हटाया गया। कुलीन वर्ग के तीखे प्रभाव के कारण उसे भी हटाया गया। तीसरे वित्त मंत्री कैलोन ने कुलीनों पर कर लगाने के विरोध को देखते हुए सभी वर्गों पर कर लगाने की बात कही। वही बात है, उसने कहा कि भाई तुम पे नहीं लग रहा, सब पे कर लग जाए, ऐसा है नहीं तो तुम पे करने लगेगा, सब पे, सभी वर्गों पर कर लगाने की बात कही। और इसी बीच कुलीन वर्ग ने राजा की शक्ति को चुनौती देते हुए, राजा की कर लगाने की शक्ति को चुनौती देते हुए स्टेट जनरल को बुलाने की मांग की। ठीक है, स्टेट जनरल को बुलाने की मांग की। अब देखो यहां भी एक संस्था है जिसको कहते हैं पार्लियामेंट। यह संस्था अपनी पार्लियामेंट जैसी या आज की आधुनिक पार्लियामेंट जैसी नहीं है, कई जगहों पर पार्लियामेंट है, सबको मिला करके एक बड़ी पार्लियामेंट है, जैसे पेरिस की अपनी पार्लियामेंट है, और इन सारी पार्लियामेंट्स को मिला करके जो है एक पार्लियामेंट बनी। यहां पर पार्लियामेंट ने क्या कह दिया कि कुलीन वर्ग सही कह रहा है, पार्लियामेंट ने कुलीन वर्ग का पक्ष ले लिया। तो अब क्या होगा, राजा और पार्लियामेंट में टकराव की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है अनुराग, तुम्हारे डेफ में बेटा तुम जो फॉर्म भरते हो उसमें जितनी जानकारी तुम दे दोगे उस सब पर इंटरव्यू में सवाल आ सकता है। ठीक है अनुराग, चलो तो यहां क्या हुआ, अब एक जो है सब हेडिंग डालो, इसी में सब हेडिंग डाल दो, और सब हेडिंग डाल करके उसमें लिखो पेरिस पार्लियामेंट ने कुलीन वर्ग का समर्थन किया, कुलीन वर्ग का समर्थन किया, परंतु राजा ने 1614 से मृतप्राय पड़ी कमर दर्द हो गया, मत लिखा है, लिखना तो पड़ेगा बच्चे, हाँ थोड़ा सा और लिख लो, 10 मिनट। लंबी क्लास इसीलिए तुम्हारी नहीं करता हूं क्योंकि ऑनलाइन तुम लोग पढ़ते हो, तुम्हारा कष्ट मैं समझ सकता हूं, ठीक है, इस वजह से। तो 10 मिनट तो और बेटा पढ़ लो, उसके बाद खत्म करेंगे। इसका सब हेडिंग हो गया राजा और पार्लियामेंट में विवाद। कहानी समझ में आ रही ना, ये स्टेट जनरल की याद दिलाई, पार्लियामेंट ने कहा बात सही, क्योंकि पार्लियामेंट भी मरी पड़ी है, पूछे नहीं रहा था थोड़ा राजा,
तो अब क्या है, पार्लियामेंट में भी जाना गई। क्या है, बहुत दिन के बाद कहीं से गूंज सुनाई दे रही स्टेट जनरल की। तो यहां क्या हुआ, पार्लियामेंट में जाना गई। तो क्या हुआ कि पेरिस की पार्लियामेंट ने कुलीन वर्ग का समर्थन किया, परंतु राजा 1614 से मृतप्राय पड़ी स्टेट जनरल को बुलाना नहीं चाहता था। उसने पार्लियामेंट पर, अब इसमें इसकी कहानी है, उसको छुड़वा रहा हूं, उससे तुमको मतलब नहीं। उसने पार्लियामेंट पर भी नियंत्रण का प्रयास किया, परंतु उसे अंततः स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी। ठीक है, बुलानी पड़ी। स्टेट्स जनरल में तीनों स्टेट का प्रतिनिधित्व था। अभिजात्य वर्ग को राजा को झुकाने के लिए थर्ड स्टेट की भी जरूरत थी। आ गया ना कंट्रोल में बेटा। कैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, जिनको तुम जो है ना पैर की जूती समझ रहे थे, उन्होंने गाना बजा दिया कि मैं तेरे पैर की जूती नाए। ठीक है, थर्ड स्टेट, अभिजात्य वर्ग, थर्ड स्टेट का शोषण करने वाला। आखिरकार राजा को चुनौती देने के लिए अभिजात्य वर्ग के लिए जरूरी है कि दो स्टेट एक साथ आ जाएं। और जैसे ही आप बुलाएंगे थर्ड स्टेट तो पहले से तैयार बैठा कि बेटा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तुमको हम सिखाएंगे कि पॉलिटिक्स होती क्या है। तो क्या लिखा यहां पर, हो गया कि भाई थर्ड स्टेट की जरूरत पड़ी। अब आगे लिखो, थर्ड स्टेट ने मौके का फायदा उठाते हुए विशेषाधिकारों को चुनौती दे दी। ठीक है, विशेषाधिकारों को चुनौती दे दी। उसने मांग की कि मतदान के भीतर थर्ड स्टेट का वोट पहले और द्वितीय स्टेट के बराबर होना चाहिए। पूर्ण विराम। साथ ही उसने नए संविधान की मांग भी कर दी। ठीक है, मांग भी कर दी। इस प्रकार क्रांति का यह पहला चरण कुलीन क्रांति से शुरू हुआ, परंतु इसने क्रांति को विस्तार दे दिया। थर्ड स्टेट अब नेतृत्वकारी भूमिका में आ गया और थर्ड स्टेट की शर्तों के विवाद ने क्रांति को अगले चरण में पहुंचा दिया। बहुत इत्मीनान से चल रहे हैं अभी हम लोग। क्यों? क्योंकि अभी 2-3 महत्वपूर्ण जो चीजें थी उनको पढ़ना जरूरी था इत्मीनान से। आधुनिक विश्व के निर्माण में औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा फुर्सत में चल रहा हूं। कहीं पर थोड़ा तेज भी दौड़ेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत अननेसेसरी अपनी ऊर्जा नहीं लगानी है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। ठीक, तो आज की कहानी बहुत बढ़िया रही। जिन स्टूडेंट्स ने मुझे लेट विश किया उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चलेंगे थोड़ा लिखने हॉल में, जब मेंस लिखोगे ना, अभी खत्म नहीं हुई है, कुलीन करेंगे, राजा तुम्हारी ऐसी की तैसी। बहुत कहानी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो बहुत कहानी करती है, लेकिन